हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 6वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, वंशागति के आणविक सिद्धांत। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैंने आपको डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इससे संबंधित कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया है और भी हम आगे की चीजें अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता, या तो डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कुछ वायरसेस में जिसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उनमें पहले आरएनए से डीएनए बनता है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो इसमें जो एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो इस कार्य को कराता है। एक बात और है कि जनरली आप जानते हैं कि डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए में ऐसे दो रज्जुक होते हैं, तो इसमें से केवल एक ही रज्जुक, चाहे ये वाला रज्जुक हो या ये वाला रज्जुक हो, दोनों में से किसी एक रज्जुक से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, और उस रज्जुक को अपन कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या उसी को सांचे वाली रज्जुक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आरएनए का संश्लेषण होता है, जिसको अभी हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहां पर भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है। देखिए, पूरकता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। तो जहां पर एडेनिन रहता है वहां पर यूरेसिल रहेगा, और जहां पर साइटोसिन रहता है वहां पर ग्वानिन रहेगा, और जहां पर थाइमिन रहता है डीएनए में, जहां पर थाइमिन रहता है वहां पर एडेनिन रहेगा, आरएनए में एडेनिन रहेगा। मतलब कि जैसे कि ये डीएनए की वो स्ट्रैंड है, रज्जुक है, जिसमें ये आरएनए बनने वाली है। तो डीएनए में अगर ए है तो आरएनए में वहां पर यू आएगा, लेकिन अगर टी है तो ए आएगा, वैसे जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा। क्योंकि डीएनए में थाइमिन हो सकता है लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, इसलिए डीएनए में जहां पर एडेनिन है वहां पर यहां पर यूरेसिल आएगा आरएनए में, लेकिन डीएनए में अगर थाइमिन है तो आरएनए में एडेनिन आएगा। ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट्री सिद्धांत है। तो इसको मैं एक बार लिख के भी यहां पर बता देता हूं कैसे होता है। जैसे कि मान लो डीएनए की ये रज्जुक है ना, वो स्ट्रैंड है जिसमें आरएनए बनेगा। तो मान लो यहां पर ए है, टी है, सी है, जी है, टी है, सी है, ए है, टी है, ऐसा है मान लो। तो जब यहां पर आरएनए बनेगा तो आरएनए कैसे बनेगा, तो ए की जगह यू आएगा, टी का ए, जी, सी, ए, जी, यू, ए। समझ रहे हैं? मतलब पूरकता का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजनस क्षार जिसके साथ बंध बनाता है वही दूसरे स्ट्रैंड में आएगा। जैसे डीएनए में एडेनिन है तो एडेनिन का बंध जो है या तो थाइमिन के साथ होता है या यूरेसिल के साथ होता है। तो आरएनए में तो यूरेसिल रहेगा, इसलिए ए के साथ यू आएगा, टी के साथ ए आएगा, जी के साथ सी आएगा, ऐसा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं। ये पूरकता का सिद्धांत है, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर और यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनाता है। ये देखिए, मतलब एडिनोसाइन जो है यहां पर थाइमिन के साथ नहीं बल्कि यूरेसिल के साथ बंध बनाएगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है। यद्यपि प्रतिकृति प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए द्विगुणित होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। ठीक है,
मतलब ये है कि डीएनए के दो रज्जुक में से केवल एक ही रज्जुक आरएनए बनाने में भाग लेता है। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपिकरण होगी तो उनसे बनने वाला जो एमआरएनए है वो भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड होने पर वो आरएनए, जैसे कि मान लो ये डीएनए है, इससे भी आरएनए बना, इससे भी आरएनए बना, तो ये दो आरएनए बन गए। अब ये दो आरएनए के जो अणु हैं वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकता, उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए। इसलिए हम डीएनए की दोनों में से केवल एक ही स्ट्रैंड का प्रयोग करते हैं और उसी से हम ये आरएनए बनाते हैं। इसका साधारण सा उत्तर है प्रथम, मतलब पहला उत्तर है दोनों रज्जु टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं, तब उनसे विभिन्न अनुक्रमों वाले आरएनए अणुओं का अनुलेखन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं है। पूरकता का मतलब ही बताया मैंने आपको क्या मतलब है। यदि प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो अम्लों का अनुक्रम भिन्न होगा। मान लो हम दोनों आरएनए स्ट्रैंड को अलग अलग रखते भी हैं, एक में नहीं जोड़ते, डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनाते, मान लो, तब भी दोनों आरएनए का जो जेनेटिक कोड है बदल जाएगा, अलग अलग रहेगा, उनसे बनने वाले प्रोटीन भी अलग अलग रहेंगे। जबकि हमको तो एक ही प्रकार का प्रोटीन चाहिए जो वहां पर बनेगा, इसलिए दोनों आरएनए का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो जिसका प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ वही आरएनए बनाएंगे, और वो आरएनए बनाएंगे तो उस आरएनए के लिए हमको एक ही स्ट्रैंड का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का कूट लेखन करता है तब आनुवंशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती है। दूसरा, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के पूरक हैं, इनके निर्माण से द्विरज्जुक आरएनए का निर्माण हो जाएगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता है और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ जाता है। मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अगर दोनों आरएनए बना देते हो तो दोनों आरएनए स्ट्रैंड आपस में जुड़ करके द्विस्ट्रैंडेड हो जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, द्विरज्जुक, और वो फिर काम नहीं करेगा। इसका ये मतलब है। अनुलेखन इकाई देखिए, अनुलेखन इकाई हम किसको बोलते हैं? जो कि आप जानते हो कि डीएनए तो बहुत बड़ा एक अणु होता है, 2 मीटर लंबी डीएनए है। हम उसके पूरे से एमआरएनए या आरएनए नहीं बनाते हैं, बल्कि डीएनए के एक छोटे हिस्से से एक बार में हम आरएनए बनाते हैं। तो उतने बड़े हिस्से को डीएनए का जिससे एक बार में आरएनए बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है? ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, मान लो हम यहां से लेके यहां तक के एक स्ट्रैंड से ये आरएनए बना रहे हैं, तो ये जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। अब इसके 3 भाग हैं। पहला है उन्नायक यानी प्रोमोटर, दूसरा है संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है समापक यानी टर्मिनेटर। देखिए, उन्नायक या प्रमोटर का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हमको ये आरएनए बनाना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है उन्नायक या प्रमोटर। जो इसका अंतिम बिंदु है वो होता है समापक यानी टर्मिनेटर, और बीच वाला पूरा हिस्सा जो है ये स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। देखिए, स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रॉन भी उसी को कहते हैं, संरचनात्मक जीन। उसका मतलब होता है डीएनए का वो हिस्सा जिससे एमआरएनए या आरएनए बन रहा है। डीएनए के उतने हिस्से को हम लोग ये कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन कहते हैं। उसके शुरुआती स्तर, शुरुआती पॉइंट को अपन उन्नायक कहते हैं और अंतिम बिंदु को हम कहते हैं समापक। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो एंजाइम प्रयोग होता है आरएनए बनाने के लिए, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो आरएनए को बनवाएगा।
इस एंजाइम में एक होता है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक। वो सिग्मा कारक जो है इस प्रमोटर साइट को, नायक को यानी प्रारंभिक बिंदु की पहचान करता है। कौन? सिग्मा फैक्टर। और अंतिम बिंदु की पहचान करता है रो फैक्टर। रो ऐसे करके रो लिखते हैं ना, ऐसे पी टाइप का जो लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, वो रो, RHO, रो। ठीक है, तो अंतिम बिंदु की पहचान करता है रो फैक्टर, और बीच का फिर कार्य करता है आरएनए पॉलीमरेज का बाकी हिस्सा। ये बीच वाला काम करता है। अनुलेखन इकाई के संरचनात्मक जीन डीएनए के द्विरज्जुक का ही भाग है। देख सकते हैं डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है उसी का हिस्सा है। क्योंकि रज्जुक विपरीत ध्रुवत्व की ओर होते हैं, इसलिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित होती है। अब देखिए, डीएनए यहां पर थर्ड एंड है, यहां पर फिफ्थ एंड है, यहां पर थर्ड एंड है, तो यहां पर फिफ्थ एंड है। तो निश्चित है कि जो आरएनए बनेगी, अगर इस स्ट्रैंड में बनाएंगे तो 5 एंड टू 3 एंड ऐसे बनेगी, इस दिशा में बनेगी। और मान लो हम इस स्ट्रैंड से बनाते तो इधर नहीं बनती, फिर विपरीत दिशा में बन सकती थी। क्योंकि एक चीज आपने डीएनए पॉलीमरेज में भी पढ़ा, पिछले क्लास में मैंने आपको डीएनए का डुप्लीकेशन बताया है, उसमें मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज का भी यही शर्त बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए को 5 to 3 ही बना सकता है। वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 ही बना सकता है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड 3 to 5 है, उसी में 5 to 3 आप बना सकते हैं, अगर सीधी दिशा में बनाना है। अगर उसमें बनाते तो उल्टी दिशा में बनाना पड़ता, क्योंकि यहां पर फिर इधर से होता 5 to 3 इधर से होता, इसलिए आप उल्टा दिशा में बनाते हैं। तो हम यहां पर बना रहे हैं तो 5 to 3 बना रहा है। तो वह रज्जुक जिसमें ध्रुवत्व 3 to 5 है की ओर है, वह टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। ये देखिए 3 to 5, ये डीएनए का वो स्ट्रैंड है जो 3 to 5 है। ए यहां पर टेम्पलेट का कार्य करेगा। टेम्पलेट का मतलब सांचा, इसलिए यह टेम्पलेट रज्जुक कहलाता है। सांचा रज्जुक ये कहलाएगा, क्योंकि यहीं से आरएनए बनेगा। दूसरी लड़ी जो 5 to 3 ध्रुवता है, वह अनुक्रम आरएनए जैसा होता है। अब यहां पर आप समझिए क्या लिखा है, उसको समझ रहे हैं, है ना। ये जो 3 to 5 रज्जुक है, इसमें आपने ये आरएनए बनाया। इस आरएनए की संरचना कैसे रहेगी पता है? जो ये डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है उसके जैसे रहेगी। जैसे मान लो यहां पर ATCGTAC है, बिल्कुल वैसे ही इसमें रहेगी, बस अंतर है थायमिन की जगह यूरेसिल रहेगी। मतलब कि जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके विपरीत वाला स्ट्रैंड जो है, उसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल उसी आरएनए जैसे रहेगी। या आप ये कह सकते हैं कि बनने वाली आरएनए की संरचना इस स्ट्रैंड जैसे रहेगी। आप ये भी कह सकते हैं, दोनों मतलब कि ये और आरएनए दोनों एक जैसे रहेंगे। बस ये है कि डीएनए में यहां जहां जहां पर थायमिन है, आरएनए में वहां पर यूरेसिल रहेगा, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल रहता है, थायमिन नहीं रहता। यह रज्जुक जो किसी भी चीज के लिए कूट लेखन नहीं करता है, कूट लेखन रज्जुक कहलाता है। अब एक चीज आप देखिए, यहां पर एक चीज में नाम उल्टा है। जो स्ट्रैंड, जो रज्जुक टेम्पलेट का कार्य करता है, उसे तो टेम्पलेट कहते हैं, लेकिन उसे नाम कोडिंग कहते हैं, जबकि वही कोड करता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए का ये वाला रज्जुक, ये कार्य कर रहा है और आरएनए बना रहा है, ठीक है। तो वास्तव में तो यही कोडिंग कर रहा है ना, कूट लेखन यही कर रहा है, तो इसको कूट लेखन स्ट्रैंड कहना चाहिए, लेकिन आप उल्टा रखते हैं। जो ये वाला है, जो बेकार पड़ा हुआ है, इसको कूट लेखन स्ट्रैंड कहते हैं, और इसको अकूट लेखन स्ट्रैंड कह देते हैं, रज्जुक कह देते हैं।
ये ऐसा ही है जैसे कि आप किसी काम को करोगे और उसका श्रेय दूसरा वाला ले लेता है, वैसा वाला काम है ये। कि काम बेचारा ये वाला कर रहा है, कूट लेखन का काम ये कर रहा है, लेकिन इसको हम कूट लेखन कह रहे हैं, इसको कूट लेखन स्ट्रेन कहेंगे। हालांकि टेम्पलेट तो इसी को कहेंगे, टेम्पलेट यानी सांचा इसको कहेंगे, लेकिन कोडिंग इसको नहीं कहेंगे, कोडिंग इसको कहेंगे, इसको नॉन कोडिंग कह देते हैं। कूट लेखन यानी कोडिंग, जो कोड करता है, कूट लेखन करता है। तो कोडिंग कूट लेखन करने वाला ये है, लेकिन कहेंगे किसको? इसको। ये उल्टा नाम दिया गया है। वही है कि काम कोई और करता है, श्रेय कोई और ले जाता है, इस टाइप का किया गया है इसमें। सभी उपर्युक्त बिंदु जो अनुलेखन इकाई के भाग हैं, कूट लेखन रज्जु से बने होते हैं। उन बिंदु की व्याख्या करने के लिए अनुलेखन इकाई के परिकलित अनुक्रमों को नीचे दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए का, ये 3rd एंड है और ये उसका 5 एंड है। ये टेम्पलेट रज्जु है जिसमें आरएनए बनाएंगे, और इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड है 5 एंड टू 3 एंड, इसमें ऐसा है। अब इसको इंग्लिश में लिखना था, इसने हिंदी में लिख दिया है ATGC ATGC ATGC, ऐसा। देखिए मैं इसको ऊपर में लिखा हूं, चलो ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। एक मिनट, यहां पर एक ब्लैक वाला पेपर है क्या? हाँ, देखिए ये डीएनए लिखा है, ठीक है। ये 3rd एंड को दिखाया है, ये 5th एंड है, मतलब इसी में बनाएंगे अपन, और ये 5th एंड है और ये 3rd एंड है। अब इसमें कैसा दिखाया है, देखिए जो अनुक्रम है उसको क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ATGC AT ATGC AT ATGC AT GCATGC GCATGC ATGCAT ATGCAT GCATG GCAT, ऐसा करके आगे बढ़ा हुआ है ना वो। तो दूसरे में कैसा रहेगा, जो दूसरा स्ट्रैंड है इसका पूरक रहेगा, है ना? कैसा पूरक रहेगा? ये रहेगा TACGTACG TACG TACG ऐसा रहेगा। मिलाइए, TACGTA ऐसा पूरा देख, सेम टू सेम। ये डीएनए है। अब मान लो इसमें इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनाएंगे अपन। देखिए इस वाले स्ट्रैंड से ये आरएनए बना दिया हमने, तो ये जो आरएनए बनेगी इसका सीक्वेंस किसके जैसा रहेगा? इसके जैसा, क्योंकि वो पूरा स्ट्रैंड है। तो जिससे आरएनए बनी उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन नॉन कोडिंग कहते हैं, और जिससे नहीं बनी उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यही स्ट्रैंड है, ठीक है। उपरोक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको कि अगर ऊपर वाले से आरएनए बनाओगे तो नीचे जैसा बनेगा, नीचे वाले से बनाओगे तो ऊपर जैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन ठीक है ना, ऐसा है। उन्नायक व समापक तथा किनारे पर स्थित संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। तो उन्नायक कौन है? जहां से हम शुरू करते हैं, है ना। मान लो यहां से हम आरएनए बनाना शुरू करते हैं और यहां पर समाप्त करते हैं, तो ये उन्नायक है और ये समापक है, और इसके बीच का पूरा भाग संरचनात्मक जीन है। संरचनात्मक जीन के 5 to 3 किनारे पर इसका संदर्भ कूट लेखन रज्जु के ध्रुव के संबंध में है, उन्नायक स्थित होता है। ठीक है,
यह डीएनए अनुक्रम है जिससे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूट लेखन रज्जु का निर्धारण करता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसमें रहता है सिग्मा फैक्टर, और वो सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक जो है वो प्रारंभिक बिंदु यानी कि ये उन्नायक बिंदु का निर्धारण करता है, फिर वहां से प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर समापक बिंदु का निर्धारण रो फैक्टर करता है। वो दोनों तीनों चीजें जो है आरएनए पॉलीमरेज के ही भाग हैं। समापक कूट लेखन रज्जु के 3 एंड किनारे अनुप्रवाह पर स्थित होता है और इससे अनुलेखन प्रक्रम की समाप्ति का निर्धारण होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्नायक के प्रति प्रवाह व अनुप्रवाह की तरफ नियामक अनुक्रम होते हैं। इन अनुक्रमों की कुछ विशेषताओं के बारे में जब जीन अभिव्यक्ति नियमन के बारे में वर्णन होगा तब जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, उन्नायक के पहले क्या होता है, समापक के बाद क्या होता है, ये चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, दिख रहा है बायोटेक्नोलॉजी में कुछ पढ़ेंगे। ये देखिए, यहां पर आप समझिए ये वो डीएनए है। डीएनए के इस वाले स्ट्रैंड में हम लोग बना रहे हैं आरएनए। तो ये तो टेम्पलेट रज्जु कह रहा है, ठीक है, लेकिन कोडिंग हम इसके विरुद्ध वाले को कहते थे, वही गलत है, ये मैं बता रहा था। और इस बिंदु से चालू हो रही है इसलिए इसको उन्नायक कहते हैं, इस बिंदु पे समापक हो रही है और इसको हम समापक कहते हैं, और बीच वाले भाग को, पूरे को, जहां से चालू होकर बंद हो रही है उस पूरे बीच वाले भाग को संरचनात्मक जीन कहते हैं। और जैसा मैंने कहा था, उन्नायक की पहचान सिग्मा फैक्टर और समापक की पहचान रो फैक्टर करती है, रो फैक्टर ये करती है। तो ये कोडिंग वाले को जो ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में पूछता है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट 5 एंड पे रहेगी, यहां से इसके 3rd एंड पे है यानी कि इसके 5 एंड पे, और समापक इसके 5th एंड पे है तो इसके 3rd एंड पे है। वही बीच में कुछ चीजों को लिखा है। ठीक है, उसको जरा ध्यान से आप याद करेंगे। अनुलेखन इकाई व जीन। देखिए, डीएनए का जो हिस्सा है जो अनुलेखन करता है, मतलब जिससे आरएनए बनती है, तो ये पूरा हिस्सा डीएनए का ये कहलाता है अनुलेखन इकाई, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जिसके 3 भाग हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। क्योंकि डीएनए तो बहुत लंबा होता है और उतने लंबे डीएनए से एक साथ आरएनए उतना लंबा नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसको, इतने को हम बनाते हैं। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होता है। असल में देखिए, जीन का मतलब ही होता है डीएनए का छोटा सा हिस्सा। कितना बड़ा हिस्सा? उतना बड़ा हिस्सा जिससे हम एक आरएनए को बनाते हैं, उतने बड़े हिस्से को हम एक जीन कहते हैं। और ये आरएनए जाकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, उसी से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए का उतना बड़ा हिस्सा जिससे एक आरएनए बनता है, उतने बड़े हिस्से को हम जीन कहते हैं। जीन को डीएनए अनुक्रम के शब्दों में साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। ठीक से वो परिभाषित नहीं कर सकता, लिखा है। टीआरएनए अथवा आरआरएनए अणु डीएनए अनुक्रम अंतरण के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन परिभाषित होता है। तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए कोई भी चीज बन सकता है, उतने को हम जीन कहेंगे। हालांकि एमआरएनए बनाएंगे तो एमआरएनए से भी प्रोटीन बनेगा। परिभाषा के अनुसार समपाद यानी सिस्ट्रॉन, देखिए सिस्ट्रॉन का मतलब होता है वह जीन जो कार्य करता है, आरएनए बनाने का कार्य करता है, वह जीन जो है सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। कूट लेखन का मतलब क्या होता है?
अपना जेनेटिक कोड देता है और अपना जेनेटिक कोड वो mRNA को देता है और mRNA उस कोड के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करता है, पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करता है। अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक जीवाणु में या सीम केंद्रकी में हो सकता है। अब देखिए, इसको जरा ध्यान समझिए। सिस्टोन का मतलब होता है एक जीन, ठीक है, एक जीन से आरएनए। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ऐसे एक डीएनए में अलग अलग हिस्से में कई जीन हैं। तो हम लोगों में जो यूकेरियोटिक सेल है उसमें एक जीन से एक एमआरएनए बनता है, एक सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए, और ये एमआरएनए जाके एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा। तो ऐसे एमआरएनए को जो एक ही सिस्ट्रॉन से बनता है मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। हम लोगों में होता है यूकेरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है। मान लो ये 3 सिस्ट्रॉन है, 3 जीन है। अब इन 3 जीन से एक ही एमआरएनए, बहुत लंबा एमआरएनए बन गया, 3 गुना लंबा बन गया एमआरएनए। तो चूंकि यहां पर एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है जिससे एक एमआरएनए बना है, तो ये एक एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहलाएगा, जो प्रोकैरियोट में बनता है, बैक्टीरिया में बनता है। अब चूंकि ये एमआरएनए एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन का बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और वो जाके एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को बना सकता है। और वहां पर जब ये एमआरएनए राइबोसोम में जाके जुड़ेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक वाला लंबा वाला, तो एक राइबोसोम फिर उतने बड़े प्रोटीन को नहीं बना सकता, पॉलीपेप्टाइड को नहीं बना सकता, तो फिर कई राइबोसोम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उनको हम फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों में यूकेरियोट में एक सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए, ये एक एमआरएनए एक राइबोसोम से जुड़ के एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है हम लोगों में। लेकिन जो प्रोकैरियोट हैं उनमें कई सिस्ट्रॉन से मिलकर के एक एमआरएनए बनता है, जिसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहते हैं। फिर वो जाके एक से ज्यादा राइबोसोम के साथ जुड़ के एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है। ऐसे में हम उसको पॉलीराइबोसोम और इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहेंगे। और ये प्रोकैरियोट में होता है, बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, उनमें होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हम लोगों में यूकेरियोट में होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो देखिए लिखा है मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब सुकेंद्रीय में, मतलब यूकेरियोट में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक यह होता है जीवाणु में या असीम केंद्रकी में, मतलब प्रोकैरियोट में। सुकेंद्रकी में मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन मिलती है जिसमें अंतरापित कूट लेखन अनुक्रम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीन के अलग अलग सिस्ट्रॉन है, उसमें कूट लेखन अनुक्रम है, मतलब कि जेनेटिक कोड्स हैं, और जेनेटिक कोड जो है एमआरएनए में जाते हैं। सुकेंद्री में जीन विखंडित होते हैं। अब जीन विखंडित होते हैं, इनमें इंट्रॉन और एक्सॉन 2 पार्ट पाए जाते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। जीन का कूट लेखन अनुक्रम या अभिव्यक्त अनुक्रमों को व्यक्तेक यानी एक्सॉन कहते हैं। व्यक्तेक वे अनुक्रम है जो परिपक्व या संशासित आरएनए में मिलते हैं। व्यक्तेक अव्यक्तेक यानी इंट्रॉन द्वारा अंतरापित होते हैं। अव्यक्तेक या मध्यवर्ती अनुक्रम परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलते हैं। डीएनए खंड के अर्थ में अंतरापित जीन व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। अब इसको आपको थोड़ा समझना है, देखिए, ठीक है, कि ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है, व्यक्तेक और अव्यक्तेक क्या है, और उसके आगे जो लिखा है वो क्या चीज है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे हम लोगों में ये डीएनए का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये बीच वाला हिस्सा है जिससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनना है, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है डीएनए का ये हिस्सा है जिसमें उसके लिए जेनेटिक कोड है। और इसमें
बाकी हिस्से मान लो इतना हिस्सा यहां से लेके यहां तक का इतना हिस्सा काम नहीं करता और इतना हिस्सा काम नहीं करता, जो प्रोटीन संश्लेषण में, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। तो डीएनए का ये जो स्वरूप है जिसमें काम करने वाले और काम नहीं करने वाले भाग दोनों होते हैं, ऐसे जीन को, ऐसे डीएनए को स्प्लिट डीएनए कहते हैं, विखंडित, स्प्लिट डीएनए। ठीक है, विखंडित डीएनए क्या होता है? विखंडित या स्प्लिट डीएनए वह डीएनए जिसमें काम करने वाले और काम नहीं करने वाले दोनों भाग होते हैं, उसे विखंडित या स्प्लिट डीएनए कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो भाग काम करता है उस भाग को अपन व्यक्तेक या एक्सॉन कहते हैं, और जो भाग काम नहीं करते उनको अव्यक्तेक या इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन, अव्यक्तेक या इंट्रॉन कहते हैं। समझ रहे हैं? जो काम करता है प्रोटीन संश्लेषण में, अपना जेनेटिक कोड देता है, उसे एक्सॉन कहते हैं, और जो भाग नहीं देते हैं उन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं, अव्यक्तेक कहते हैं। पहली चीज तो समझिए, व्यक्तिक मतलब व्यक्त करने वाला प्रोटीन संश्लेषण में, और अव्यक्तेक जो व्यक्त नहीं करता है। ठीक, ये तो हम डीएनए की बात कर रहे थे अभी। अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा, आरएनए, एमआरएनए, तो शुरू में एमआरएनए तो पूरे से बनेगा, ये पूरे से एमआरएनए बन गया, ये आरएनए पूरे से बन गया। कहां कहां से बना? एक्सॉन वाले भाग से भी बना और इंट्रॉन वाले भाग से भी आरएनए बन गया। लेकिन इस आरएनए की आगे प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, इसको काटा जाता है और काट करके ये इंट्रॉन जो व्यक्त नहीं होता उन हिस्सों को यहां से काट के हटा देते हैं, और जो हिस्सा व्यक्त करता है सिर्फ इतने हिस्से को हम एमआरएनए में रहने देते हैं। उसी को लिखा है परिपक्व यानी मैच्योर्ड या संसाधित यानी कि प्रोसेस्ड आरएनए, क्योंकि शुरू में जो आरएनए बना वो पूरे से बना, मतलब इंट्रॉन वाला भाग भी, एक्सॉन वाला भाग भी, दोनों ही अनुलेखन कार्य किए हैं, ट्रांसक्रिप्शन किए हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन तो दोनों भाग का होता है, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन का संश्लेषण, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन का मतलब है आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन अनुवादन का मतलब है प्रोटीन का बनना। तो डीएनए के इंट्रॉन एक्सॉन दोनों भाग से आरएनए तो बनता है, मतलब अनुलेखन तो होता है, लेकिन उससे आगे अनुवादन यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आरएनए के बनने के बाद आरएनए के उन बेकार हिस्सों को हटा देते हैं काट के, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते। तो बनता तो है आरएनए इंट्रॉन वाले भाग से, लेकिन फिर वो रहता नहीं है, उसको परिपक्व बनाते समय या संसाधित करते समय उन भाग को काट के हटा देते हैं। ठीक है, तो केवल व्यक्तेक रह जाता है। ये देखिए, संसाधित या परिपक्व आरएनए में नहीं मिलते हैं। कौन? अव्यक्तेक नहीं मिलते हैं, व्यक्तेक वाला मिलते हैं। लक्षण की वंशागति संरचनात्मक जीन के उन्नायक व नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब भाई जिस तरह का जीन रहेगा, जिस तरह का डीएनए रहेगा, उससे बनने वाले एमआरएनए में उसी तरह के जेनेटिक कोड रहेंगे, और उसी तरह से प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन जिस तरह से बनेगा, उस कोशिका की संरचना, उसका कार्य, वो सब कुछ उसके जैसा रहेगा, और उसी के आधार पे जीव का निर्माण होगा। भाई हम लोग, आप लोग ऐसे जो बने हुए हैं, हम लोगों में बहुत समानता है, 99.9% समानता है, और 1.1% हम लोगों में भिन्नता है। तो ये जो समानता और भिन्नता है, ये उसी पे आधारित है, डीएनए पे आधारित है कि डीएनए किस प्रकार का प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, ऐसा है। चूंकि कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट रूप से नियामक जीन कहलाते हैं, इसके बावजूद ये अनुक्रम किसी आरएनए या प्रोटीन का अनुलेखन नहीं करते हैं, कूटलेखन नहीं करते हैं।
ठीक है। तो उन्नाय का नियामक अनुक्रमों द्वारा प्रभावित होता है ना, ठीक है। आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। देखिए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि आरएनए प्राथमिक तौर पे तो 2 प्रकार समझिए। एक वे जो आनुवांशिक आरएनए का कार्य करते हैं, जो कुछ वायरस में मिलते हैं, मैंने शुरू में बताया था। और दूसरे वे अनुवांशिक आरएनए जो हम लोगों में मिलते हैं, वो आरएनए 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तीनों क्या काम करते हैं? एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, ये तीनों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं समझिए। जो आरआरएनए है वो कहलाता है राइबोसोमल आरएनए, और वो राइबोसोम का निर्माण करता है। और एमआरएनए क्या करता है? डीएनए से मैसेज लेके आता है जेनेटिक कोड के रूप में, और राइबोसोम को बताता है। और उस जेनेटिक कोड के आधार पे राइबोसोम अमीनो अम्लों को निश्चित क्रम में जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, और उनको अमीनो एसिड ला करके देने का काम करता है टीआरएनए। टीआरएनए उनको अमीनो एसिड ला करके देता है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? आरआरएनए राइबोसोम बनाया, एमआरएनए जेनेटिक कोड मैसेज लेके आया, और टीआरएनए अमीनो अम्ल लेके आया, और ये सब देते गए। तो राइबोसोम जो आरआरएनए का बना हुआ है, कुछ प्रोटीन भी है उसका बना हुआ है, वो उन अमीनो अम्लों को मिला करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता चला गया। तो कुल आरएनए का करीब 80% भाग आरआरएनए का होता है, जो राइबोसोम बना है 80%, और टीआरएनए होता है 15%, और एमआरएनए होता है 5%। ऐसा करके 100% आरएनए में से 80% आरआरएनए, 15% टीआरएनए और 5% एमआरएनए होता है। और सबसे कम जीवन काल भी एमआरएनए का ही होता है। ठीक है, एमआरएनए जैसे ही अपना काम पूरा करता है नष्ट हो जाता है, लेकिन आकार में टीआरएनए का आकार सबसे छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि वो घुली हुई अवस्था में दिखती है, इसलिए उसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में आरआरएनए, सबसे कम मात्रा में और सबसे छोटा जीवन काल एमआरएनए का, लेकिन सबसे छोटे आकार का होता है टीआरएनए। इनको आप समझ लीजिए। जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, हम लोगों में भी वही होते हैं। दूध आरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, अंतरण आरएनए में टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वह राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। मतलब कुल मिला के ये है जी कि एमआरएनए जिसको दूध आरएनए कहते हैं, ठीक है, आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो मैंने बताया कि आरआरएनए से राइबोसोम बनता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल लाके देता है, और एमआरएनए जेनेटिक कोड लाके देता है। उसके आधार पे वो प्रोटीन बनता है। एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, और सांचा जिसके आधार पे पॉलीपेप्टाइड को बनाएंगे। तो एमआरएनए में जिस प्रकार के जेनेटिक कोड्स होते हैं, उसी प्रकार से हम प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। टीआरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम करता है, वह आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो टेम्पलेट का काम कौन किया? एमआरएनए। और टीआरएनए क्या किया? अमीनो अम्लों को लाके देने का। और आरआरएनए जो कि राइबोसोम बनाया हुआ है, स्थानांतरण के दौरान यानी कि एमिनो एसिड को लाके देता है जब टीआरएनए, उस समय वो उनको जोड़ करके और उत्प्रेरक की भांति निभा करके काम करके प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर
केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। देखिए, जीवाणु में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ही प्रकार का होता है, जबकि हम लोगों में 3 प्रकार का होता है। एक जो एमआरएनए बनाता है, दूसरा जो टीआरएनए बनाता है, तीसरा जो आरआरएनए बनाता है। लेकिन जीवाणु में तीनों को एक ही बनाता है, उसमें फिर अलग अलग प्रकार नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज उन नायक से जुड़ के, जो स्टार्टिंग पॉइंट है डीएनए का, जहां से शुरू करना है आरएनए बनाना, उन नायक प्रमोटर से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत यानी प्रारंभन करता है। इसके लिए सिग्मा फैक्टर होता है यहाँ पर, जो इसकी पहचान करता है। यह ट्रांसफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। तो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसमें आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके आरएनए चेन को बना रहा है। कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना रहा है। यह कुंडली को आगे खुलने व उसकी दीर्घीकरण में सहायता करता है, क्योंकि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड ऐसे जुड़े हुए हैं और इनमें हाइड्रोजन बांड जुड़ा हुआ है, तो जब तक आप इसको खोलोगे नहीं, यहां पर आरएनए कैसे बनाओगे? तो वो उन्नायक बिंदु की जो पहचान करता है, वही उस काम की शुरुआत करता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाता है, डीएनए के स्ट्रैंड को खोलते जाता है, उसमें आरएनए बनाते जाता है और पीछे से आरएनए निकलते जाता है और डीएनए वापस जुड़ते जाता है। और आरएनए जब पूरा बन जाता है तो पूरा अलग हो जाता है, फिर पूरा अलग हो जाता है। केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। तो जैसे ये डीएनए था, डीएनए के इस वाले रज्जुक से आरएनए बनना है, ये आरएनए बन रहा है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ते जाता है, आरएनए को बनाते जाता है, पीछे से आरएनए अलग होते जाता है और जब पूरा बन जाता है आरएनए तो तुरंत वो अलग हो जाता है, समापक बिंदु से अलग हो जाता है। और समापक बिंदु की पहचान रो फैक्टर करता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है। किस तरह से करता है? केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। मैंने बताया ना, प्रारंभन कारक लिखा नहीं है, सिग्मा है, और समापन कारक रो है, ये जुड़े होते हैं। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। तो कुल मिला के ये है जी कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए के जिस बिंदु से बनाना है वहां पर प्रारंभक कारक काम करता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है, फिर दीर्घीकरण होते जाता है, फिर समापक वहां से अलग कर देता है। इस तरह से आरएनए का निर्माण वहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, यहां पर देखिए फोटो में बढ़िया लिखा है सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर जो है, ये देखिए डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, तो थर्ड पॉइंट है ये वाला, है ना, ये वाला थर्ड वाला है, इधर से 5 है, इसी स्ट्रैंड में जुड़ा। देखिए सिग्मा फैक्टर यहां पर जुड़ा है ना। अब यहां से आरएनए बनना शुरू होगा। ये देखिए आरएनए बनते चला गया, है ना, और अंत में समापक, ये देखिए रो फैक्टर, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको कि रो फैक्टर इसको समापित कर देता है और आरएनए अलग हो जाता है। एक चीज और देखिए कि ये जो पूरी संरचना है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, जिसके अंदर जो है सिग्मा फैक्टर एक छोटा सा हिस्सा है।
तो सिग्मा फैक्टर प्रारंभण की पहचान करता है, लेकिन फिर ये हट जाता है, सिग्मा फैक्टर फिर आगे काम नहीं करता। देखिए इसमें सिग्मा फैक्टर नहीं दिख रहा है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज अंदर घुसा सिग्मा फैक्टर की सहायता से, वही आगे आरएनए को बनाते चले जाते हैं। देखिए आरएनए बनता चला जा रहा है और पीछे से अलग होते चला जा रहा है, और अंत में रो फैक्टर, इसके रो फैक्टर कार्य करता है और इसको बाहर निकाल देता है। देखिए बाहर निकल गया और आरएनए बाहर चला गया। तो यहां पर थर्ड एंड टू फिफ्थ एंड वाला जो स्ट्रैंड है उसमें आरएनए बना है और वो आरएनए अलग हो गया। तो इस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। नॉन कोडिंग, विपरीत वाले को कोडिंग कह देते हैं, दूसरे का श्रेय लेने वाला कार्य। समापन रो फैक्टर, स्टार्टिंग सिग्मा फैक्टर, और ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज है जो ये काम कर रहा है। जीवाणु में सक्रिय दूध आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष जीवाणु में कोशिका विलय या केंद्रक में कोई अलगाव नहीं होता है में होता है, इसलिए कई बार स्थानांतरण दूध आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलिखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए हम लोगों की कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, यहां पर आरएनए बना, ये आरएनए बाहर स्थानांतरित होगा। आरएनए जो है एमआरएनए बाहर स्थानांतरित होगा साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ये राइबोसोम से जुड़ करके प्रोटीन बनाएगा, ये करेंगे ना। लेकिन एक जीवाणु कोशिका में केंद्रक तो होती नहीं, ये डीएनए है, यहीं पर आरएनए बना और आरएनए सीधा राइबोसोम से जुड़ के प्रोटीन संश्लेषण शुरू कर देता है। इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि केंद्रक नहीं होती, वहीं पर बन रहा है, वहीं पर यूज हो रहा है, कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं। जबकि हम लोगों में केंद्रक के अंदर बनती है और कोशिका द्रव्य में आती है, तो वो स्थानांतरण है। सुकेंद्रकी में दो अतिरिक्त जटिलताएं हैं, हम लोगों में यही जटिलता है। क्या जटिलता है? पहला, केंद्रक अंधकों में मिलने वाले पॉलीमरेज के अतिरिक्त में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। जीवाणु में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए तीनों को बनाता है। हम लोगों में तीनों को बनाने के लिए 3 अलग अलग पॉलीमरेज हैं। ठीक है, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1 ये आरआरएनए को बनाता है, ठीक है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को मुख्यतः बनाता है और आरआरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को मुख्यतः बनाता है। जरा ध्यान से समझिए, आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, ये किसको बनाया? आरआरएनए को बनाया, मुख्यतः इसको बनाया। मैं मुख्यतः की बात कर रहा हूं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ये बनाया टीआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये बनाया उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिख दिया। एमआरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को, 2 वाला एमआरएनए को और 3 वाला टीआरएनए को बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ आरआरएनए के कुछ और प्रकार को भी ये बनाते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए को तो बनाता ही है, 5S आरआरएनए को भी बनाता है ना, और SNRNA को भी बनाता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, छोटा केंद्रीय आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर SNRNA को भी बनाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ को और बनाता है 3 वाला, टीआरएनए के अलावा 5S आरएनए को और SNRNA को, 5S आरआरएनए को और SNRNA को भी बनाता है, ठीक है। तो इनको जरा ध्यान रखें कौन कौन सा बनाता है। एचएनआरएनए किसको कहते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? हेटेरोजीनस आरएनए। आपको याद है मैंने बताया था कि जीन का कुछ हिस्सा काम करता है, कुछ हिस्सा नहीं करता है प्रोटीन बनाने में। जो काम नहीं करता उसे इंट्रॉन कहते हैं, काम करता है उसको एक्सॉन कहते हैं। लेकिन इससे पूरे से एमआरएनए बन जाता है, तो इस एमआरएनए को हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं।
फिर इसमें से नहीं काम करने वाले एक हिस्से को काट के निकाल देते हैं तो मैच्योर्ड आरएनए कहलाता है। तो वो एमआरएनए जो इंट्रॉन और एक्सॉन यानी काम करने वाले और काम नहीं करने वाले, करने वाला एक्सॉन नहीं करने वाला इंट्रॉन, दोनों भाग से बनता है, वो आरएनए एचएन आरएनए कहलाता है। फिर उसमें से काम नहीं करने वाले भाग को काट के हटा देते हैं, केवल काम करने वाले भाग को रखते हैं, तो हम उसे कहते हैं फिर मैच्योर्ड आरएनए। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में ये देखिए व्यक्तेक व अव्यक्तेक दोनों मिलते हैं और वह अशक्रिय होता है। मैंने कहा ना कि एमआरएनए के कुछ हिस्से काम करने वाले और ये किनारे किनारे वाले नहीं करने वाले और बीच वाला करने वाला, ये दोनों हिस्से होते हैं। इसी को एचएन आरएनए कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो काम नहीं करता है उस भाग को काट के हटा देते हैं। इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब कटिंग करना होता है। तो एमआरएनए का वो हिस्सा जो काम का नहीं है, अव्यक्तेक, वो वाले हिस्से को काट के हटा देते हैं। इस भाग को, इस प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें अव्यक्तेक भाग अलग हो जाता है। वह व्यक्तेक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। एचएनआरएनए दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन से होकर गुजरता है। तो पहले तो हमने स्प्लाइसिंग किया, उसमें से जो भाग काम नहीं करता है उस भाग को हम काट के हटा दिए हैं, उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। उसके बाद उसमें आच्छादन यानी कैपिंग व पुच्छन यानी टेलिंग करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये एमआरएनए है, ठीक है, जिसके बेकार भाग को हम काट के हटा चुके हैं। अभी भी इसको एचएनआरएनए ही कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन मैच्योर अभी नहीं हो पाया है। अब देखिए कि काम वाला हिस्सा है, इसमें ऊपर में एक कैपिंग और नीचे में एक टेलिंग करते हैं। कैप का मतलब होता है छोटा हिस्सा और पूंछ का मतलब होता है लंबा हिस्सा। ये दो चीजें यहां पर जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं, देखिए ये जो कैप के रूप में जोड़ते हैं, इस आरएनए में, एमआरएनए में जो कैप के रूप में जोड़ते हैं, वो क्या चीज होता है, देखिए मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब ऐसा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। उस एक न्यूक्लियोटाइड को इसके ऊपर कैप के रूप में जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये इसके शुरुआत में होता है, 5th एंड पे ना, जो शुरू में किए एक तो जोड़े। और पुच्छन में यानी टेलिंग में एडेनिन समूह 200 से 300 स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के थर्ड किनारे पे जुड़ जाता है। अब देखिए क्या लिखा कि जो निचला सिरा है, थर्ड एंड है, उसमें हम एडेनिन समूह, एडेनिन क्षार, वो 200-300 की संख्या में जोड़ देते हैं। एक लंबी श्रृंखला हो जाती है, इसलिए इसको पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं। जबकि शुरू में मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक जोड़ा हमने, इसलिए उसको कैप कहा, और बाद में 200-300 की संख्या में एडेनिन जोड़ा, उसे हम टेलिंग कहते हैं। ये देखिए है ना, ये तो कैपिंग हो गया। देखिए यहां पर मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट हम इस सिरे में जोड़ दिए, ठीक है। और अंतिम सिरे पर पॉलीएडेनाइलेशन मतलब एडेनिन की एक लंबी श्रृंखला जोड़ दी थर्ड एंड में, ठीक है। लेकिन इस बीच में देखिए जो शुरू में ये बना हुआ है आरएनए, ये शुरू में जो आरएनए बना, इसमें
पीले वाले एक्सॉन वाले पार्ट है और लाल वाले इंट्रॉन वाले पार्ट है। ऐसे एमआरएनए को एचएनआरएनए कहते हैं। तो जैसे ही एचएनआरएनए बन के निकला, इसमें पहले हम लोग कैपिंग और टेलिंग करते हैं, बाद में स्प्लाइसिंग करते हैं। तो पहले ये देखिए कैपिंग कर दिया और टेलिंग कर दिया, दो भाग कर दिया, कैपिंग और टेलिंग पहले किया। फिर हम स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग में देखिए कि ये जो इंट्रॉन वाले भाग हैं वो कट कट करके निकल गए। देखिए ये कट कट करके निकाल दिया हमने, स्प्लाइसिंग किया हमने, काट के निकाल दिया। और जो एक्सॉन वाले पार्ट है, काम करने वाले भाग, इनको जोड़ के इस एमआरएनए को पूरा कर दिया। लेकिन अभी भी एक कैप और ये टेल जुड़ा हुआ है। तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझिए कि जैसे ही डीएनए से एमआरएनए बन के निकलता है, पहले इसमें कैपिंग करते हैं और टेलिंग करते हैं। कैपिंग और टेलिंग करते हैं। कैप पे मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एक जोड़ते हैं, जबकि टेल में हम एडेनिन जो है 200-300 की संख्या में जोड़ देते हैं। इसको कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। उसके बाद जो काम नहीं करने वाले हिस्से हैं, इंट्रॉन वाले हिस्से, ऐसे पूरे एमआरएनए को हम एचएनआरएनए कह रहे हैं, जिसमें दोनों भाग हैं। फिर इसमें से नहीं काम करने वाले इंट्रॉन वाले भाग को काट के हटा दिया हमने और काम करने वाले भाग को जोड़ दिया। तो अब ये जो है मैच्योर्ड आरएनए कहलाएगा, परिपक्व आरएनए कहलाएगा। अब ये काम का है। तो कैपिंग टेलिंग, उसके बाद स्प्लाइसिंग, ये किया हमने। स्प्लाइसिंग में अनावश्यक भाग को काट के हटा दिया और कैपिंग टेलिंग में उसको हमने सुरक्षित किया है। पूर्ण संसाधित एचएनआरएनए को अब एमआरएनए कहते हैं। शुरू में एचएनआरएनए कह रहे थे, बाद में एमआरएनए कह रहे हैं। जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, अब केंद्रक से बाहर चला जाएगा। पहले डीएनए से अलग होके, जैसे डीएनए है, डीएनए में जुड़ा हुआ है, पहले उससे अलग होगा, केंद्रक में आएगा, फिर केंद्रक से स्थानांतरित होके साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर वहां पर वो राइबोसोम से जुड़ जाएगा। उपरोक्त जटिलताओं के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्तेक की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है और संबंधन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। भैया आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जीन में या उसके बाद एमआरएनए में ये काम नहीं करने वाले भाग क्यों हैं, क्यों रहे हैं, वो क्यों आए हैं, ये बात समझने की बात है। देखिए, हम लोग आज जैसे हैं वैसे हमेशा से तो नहीं थे। पहले वातावरण अलग था, हमारी जो संरचना थी वो अलग थी। आज से करोड़ों अरबों साल अगर आप देखोगे पहले, तो हम लोग बिल्कुल अलग टाइप की जीव जंतु थे। तो जब हमारे में विकास होता गया, उस समय की जरूरत के हिसाब से डीएनए बनते चले गए, और जब उनकी जरूरत खत्म होते चली गई, वातावरण बदलते चला गया, तो वो जीन काम करना बंद कर चुके, वो वाले भाग काम करना बंद कर चुके। वही है जो अभी अव्यक्तेक रूप में है। जैसे आपके घर में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो पहले काम करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, वो रिटायर हो गए, लेकिन आपके घर के सदस्य हैं ना। वैसे ही है कि हमारे जीन में ये जो अव्यक्तेक भाग है, इंट्रॉन वाला भाग जो काम नहीं कर रहा है, वो रिटायर्ड पर्सन है। वो पहले काम करता था, जब उसकी जरूरत थी तब वो काम करता था, बाद में उनकी जरूरत खत्म हो गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो आज भी हमारे जीन के सदस्य हैं। तो विकास के अनुक्रम को दिखाता है कि विकास होता गया और ये आगे बनते चले गए और दूसरे वाले काम करना बंद करते चले गए। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग अनुवांशिक कोड पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।